यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई आलम शाह, बलरामपुर में नेटवर्क ठीक है आज? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सही है, गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई शुरू किया जाए। ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन का है चैप्टर नंबर सेकंड, या बोलो टॉपिक नंबर सेकंड, जिसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। कल हमने देखा था हिमेटिनिक्स, मतलब ब्लड फॉर्मेशन में मदद करने वाले इंग्रेडिएंट के बारे में। राजपाल, क्या कह रहे हो भाई? कल के लिए सॉरी सर, मेरा वो क्वेश्चन पूछने का वो वे नहीं था यार। राजपाल, ऐसा ना, हमारी मेमोरी बड़ी कमजोर है। मतलब विश्वास मानो, मुझे बिल्कुल नहीं याद तुमने कल क्या पूछा था। और वैसे भी एक बात बताएं, बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो क्या अब हम लोग करेंगे? हैं, हम भी तुम्हारी उम्र में थे तो टीचरों को इरिटेट कर दिया करते थे। इसलिए मुझे इन बातों का बुरा नहीं लगता, इसके लिए परेशान मत होना। मुझे जब भी बुरा लगेगा मैं वहीं डांट दूंगा, और अगर मैंने वहीं डांट दिया तो उसके बाद बात खत्म हो गई। क्लियर? उसके बाद कुछ भी नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता। तुम्हारा कमेंट देखा, लिटरली मुझे यह भी नहीं याद कि कल बात क्या हुई थी। श्याम को सिलेबस चाहिए, सिलेबस मिल जाएगा बेटा, है ना? तो बिल्कुल ये चीजें याद ही नहीं रहती, बताया ना। अगर मैंने वहीं डांट दिया तो बातें खत्म। इस तरह तो चलता रहता है यार, टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये सब तो। चालू। ओके। अब देखो, कल हम लोगों ने क्या किया था, ब्लड का फॉर्मेशन करवाया था, है ना? ब्लड, ध्यान से समझते चलना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एंटी कोगुलेंट हर दूसरे साल रिपीट होता है, इस साल आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक। एंटी कोगुलेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग 15 तारीख को स्पेशल बैक पेपर देंगे, तो भाई मेरी भविष्यवाणी है कि ये क्वेश्चन आएगा। स्पेशल बैक 15 तारीख को फार्माकोलॉजी का जो देंगे, इसको पढ़ के जाना। 3 नंबर तुम्हारे पक्के। और 3 नंबर यही, पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर ध्यान से तुमने सुन लिया तो। क्या है भाई, कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का थक्का बन जाना। कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का थक्का बन जाना, राइट? और ये क्या है, एंटी कोगुलेंट, मतलब ब्लड का थक्का बनने से रोकना। टॉपिक क्या कहता है, अगर तुमने अच्छे तरीके से उसको समझ लिया तो टॉपिक के अंदर ज्यादा समस्याएं नहीं होती। और वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूं कि खाली फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ लो, बाकी सब हो जाता है। तो कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का थक्का बनना, है ना? थक्का बनना। और यहाँ पे जब ब्लड का थक्का बन जाएगा तो शरीर में बड़ी बड़ी समस्याएं, ब्लड सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा पूरे शरीर में। क्यों? क्योंकि पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं, उसमें फंस जाएगा। और फंस जाएगा तो फिर क्या करेगा, हार्ट जोर लगाएगा कि जल्दी जल्दी से भाई क्लॉट हटे। तो ब्लड का सर्कुलेशन, उसको तो अपना 1 मिनट में टारगेट पूरा करना है ना। 1 मिनट में पूरा पूरा 5 लीटर ब्लड पंप कर देना है। और जितने बार वो पंप करता है 70 ml, कितना ml? जितने बार पंप करेगा पर बीट में 70 ml ब्लड पंप करता है। और 1 मिनट में 70 से 72 बार जो हार्ट बीट होती है, तो एक बार जब बीट होती है तो उसमें 70 ml ब्लड निकलता है, पंप करता है। तो 1 मिनट में 70 से 72 बार बीट होती है, हार्ट रेट होती है ना। तो फिर क्या करता है वो, लगभग 5 लीटर ब्लड। तो अब सोच के देखो, अगर बीच में थक्का आ गया तो फिर 5 लीटर ब्लड का टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा। नहीं पूरा हो पाएगा, इसका मतलब हमारे शरीर को प्रॉपरली ब्लड की मात्रा नहीं मिल पाएगी। और ब्लड की मात्रा कोई सेल ब्लड का इस्तेमाल थोड़ी करती है, लेकिन ब्लड क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। हमारे शरीर में कुछ भी जरूरत होती तो ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाम हो गया। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा शरीर के अंदर, क्योंकि हर सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। तो इसीलिए कोगुलेशन अगर हो गया, ब्लड पंप नहीं कर पाया, तो ताकत लगाता रहेगा। और फिर क्या होगा, ताकत लगाते लगाते मसल्स थक जाएंगी, दर्द होने लगेगा, एंजाइना हो जाएगा।
और कहीं वो ब्लड अगर ब्रेन में नहीं पहुंचा तो ब्रेन की सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी ब्रेन हैमरेज का खतरा हो सकता है, हार्ट आपका कोलैप्स कर सकता है। जिस ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलेगा, जिस ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई हो रही है, अगर उस पाइपलाइन में थक्का बन गया और उस ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो ऑर्गन बेकार हो जाएगा, उस ऑर्गन की सेल कमजोर हो जाएंगी, राइट, और कमजोर होके फिर गड़बड़ कर देंगी। ठीक है, शशि जाटव ना, एग्जिट एग्जाम में नॉन फर्मा नहीं पूछा जाता बेटा, है ना। तो फिर भाई चूंकि कोगुलेंट बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हम ऐसी कंडीशन में कि भाई ब्लड के अंदर कोगुलेशन ना बनने पाए, इसीलिए एंटी कोगुलेंट देते हैं। और एक सबसे बड़ी खास बात, जो लोग हर घर में लगभग डायबिटीज का पेशेंट हर घर में है, हर घर में डायबिटीज का पेशेंट है, और डायबिटीज की जो भी दवाएं ली जाती हैं, चाहे इंजेक्शन से हो चाहे टैबलेट से हो, वो खास तरीके से सुन लो। यूजुअल केस में जब हार्ट अटैक होता है तो पहले सफोकेशन और सीने में दर्द होता है। हार्ट अटैक के पहले की स्टेज होती है एंजाइना। क्या होती है? एंजाइना। मतलब जिनको डायबिटीज नहीं है, जो नॉर्मल हैं, उनको जब भी हार्ट अटैक आता है शरीर कई बार सिग्नल देता है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको शरीर सिग्नल नहीं देता, उनको हार्ट में पेन मीन सीने में पेन नहीं होता, सीधा हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है? क्योंकि डायबिटीज की जितनी दवाएं हैं वो ब्लड को मोटा कर देती हैं, ब्लड को गाढ़ा कर देती हैं, ब्लड थिकर का काम करती हैं, इसीलिए ब्लड थिनर की जरूरत है उनको। इसीलिए घर में एस्प्रिन जरूर होनी चाहिए, ब्लड थिनर का काम करती। खैर, तो कोगुलेंट हर मामले में बहुत खराब है ना। कोगुलेशन हर मामले में, अगर क्लॉट बन गया तो फिर समस्या है। इसीलिए अगर क्लॉट बनता है, ना बनने पाए, इसीलिए एंटी कोगुलेंट दिया जाता है। ध्यान से समझो, ये तुम्हारा सिलेबस है और आज हम लोग देख रहे हैं हेमेटनिक्स देख लिया, आज हम लोग देख रहे हैं एंटी कोगुलेंट और कल देखेंगे एंटी प्लेटलेट एजेंट। मतलब आज एंटी कोगुलेंट और कल देखेंगे ब्लड थिनर को। चलो भाई, हाँ, कोगुलेशन हमने एचएपी में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसीलिए ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है वो प्रोसीजर में नहीं डिस्कस करने वाला, उसकी कोई नीड नहीं है। एंटीकोगुलेंट एक पदार्थ जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं में या हृदय के रक्त में थक्के को रोकने से है, और इलाज मींस कुल मिला के कह सकते हो थक्का बनने से रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट, कोगुलेशन को रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट दिया जाता है। हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें कहीं पर भी ब्लड क्लॉट ना होने पाए, इसीलिए ब्लड क्लॉट होने से बचाने के लिए हम एंटीकोगुलेंट दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। एंटीकोगुलेंट दवाएं जो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं, इसका उपयोग रक्त के थक्कों के उपचार या रोकथाम के लिए भी किया जाता है। सामान्य एंटीकोगुलेंट वारफेरिन और हेपेरिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं। उसी चीज का अंग्रेजी है भाई, एंटीकोगुलेंट ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड एज द ब्लड थिनर और द मेडिकेशन दैट हेल्प प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट। मींस ब्लड को क्लॉट होने से ये रोक देते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से। वी यादव, यार तुम्हारा सवाल हम तक पहुंचा नहीं, इसीलिए जवाब की उम्मीद मत करना, जवाब मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि सवाल हम तक नहीं पहुंचा। और वैसे भी सवाल पूछने के लिए फोन है भाई, लाइव क्लास में तुम लोग टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछा करो प्लीज, राइट। तो एंटीकोगुलेंट ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लड थिनर और द मेडिकेशन क्या काम करता है? हेल्प टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट। दे वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद द बॉडी नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस। बॉडी के अंदर जो नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है, थक्का बनने का जो प्रोसेस है, उस थक्का बनने के प्रोसेस को या तो ये धीमा कर देता है या एकदम से स्टॉप कर देता है, रोक देता है। अगर ये ना कर पाए, अगर ना करे तो क्या होगा? स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पल्मोनरी इंबोलिज्म हो सकता है। इंबोलिज्म का मतलब कहीं पर क्लॉट बना, पल्मोनरी एरिया जो हमारा है भाई, एक कंप्लीट सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, भाई दो तरह के सर्कुलेशन पड़ेंगे नहीं कार्डियक सिस्टम में, एक होता है
पल्मोनरी सिस्टम, है ना, और दूसरा होता था सिस्टमिक सर्कुलेशन। पढ़ा था भाई। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड किधर, इम्प्योर ब्लड कहां जाता है, लंग्स में, और लंग्स से वापस आता हार्ट में। इसको क्या बोलते थे, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते थे ना, है ना। तो कुल मिला के पल्मोनरी इम्बोलिज्म। अब इस रास्ते में ब्लड क्लॉट हो गया अगर, तो भाई इम्प्योर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में नहीं जा पाएगा। अगर लंग्स में नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की लोडिंग ब्लड में नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन की लोडिंग नहीं होगी तो सेल्स जो इंतजार कर रही हैं ऑक्सीजन का कि भाई ऑक्सीजन मिले तो वो एनर्जी बनाएं, बिना ऑक्सीजन के हमारी सेल्स एनर्जी नहीं बनाती या नेग्लिजिबल अमाउंट में बनाती हैं। भाई हमको बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, तुमको एग्जाम देने के लिए, पढ़ने के, या खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, हर चीज में एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलेगी, ऑक्सीजन से, बराबर। तो एंटीकोगुलेंट आर द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिक इफेक्ट। भाई एंटीथ्रोम्बिक इफेक्ट क्या, थ्रोम्बिक इफेक्ट में क्लॉट बनता है, एंटीथ्रोम्बिक इफेक्ट में थ्रोम्बिन को क्या करता, इनहिबिट कर देता है, जिससे क्लॉटिंग नहीं होने पाती। और क्या है, क्लॉट जो ऑलरेडी क्लॉट बना हुआ है उस क्लॉट को बड़ा नहीं होने देती। यूजुअली क्या होता है, हमारे शरीर की, जो हमारे शरीर का काम है बेसिकली, भाई ब्लड में, ब्लड है ना, यानी प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों होती हैं। अब ब्लड सेल्स कहीं पाइपलाइन पतली हो गई, है ना, और ब्लड सेल्स इकट्ठी हो गई तो छोटे मोटे क्लॉट बनते और डिसॉल्व होते रहते हैं यूजुअली, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो गई तो फिर क्लॉट बड़ा हो जाता है, और क्लॉट जब बड़ा हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन के रास्ते में आ जाता है, जिससे फिर समस्या, फिर शरीर में अलग अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी समस्याएं अगर डिटेक्ट होती हैं कहीं, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट देते हैं। कौन से एंटीकोगुलेंट, अब एंटीकोगुलेंट कौन सी दवाएं हैं वो देखते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में दो तरीके की यहां पे हिसाब किताब है, एक इन विवो है, एक इन विवो मतलब लाइव, विवो जहां इन विवो आ जाएगा लाइव में इस्तेमाल किया, इनका इस्तेमाल लाइव सिस्टम में किया जाएगा। और ये इन विट्रो यानी लैब में इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन विट्रो सिस्टम में। पूजा मौर्य, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ब्लड क्लॉट कैसे होता है, तो ब्लड क्लॉट भाई देखो क्या करो कि फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ब्लड वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में हमने ब्लड क्लॉटिंग बताई है, राइट। अगर किसी को फिर भी पढ़ना है तो एचएपी में आने वाले दिनों में, एचएपी में हम ब्लड कोगुलेशन पढ़ाएंगे। अगर पढ़ना हो तो मुझे बता देना, नोटिफिकेशन में आता ना कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, है ना, तो उसमें तुम लोगों को मैं ज्वाइन करवा दूंगा, वहां तुम देख लेना, ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये एक देखो इन विवो होता है, जहां पे लिखा रहे इन विवो, इसका मतलब ऐसी दवाओं का इस्तेमाल लिविंग सिस्टम में किया जाएगा। किसमें, लिविंग सिस्टम में। और कहीं अगर इन विट्रो लिखा है, इन विट्रो, अगर इन विट्रो लिखा है इसका मतलब इसका इस्तेमाल कहां पे, नॉन लिविंग सिस्टम में किया जाएगा। किसमें, नॉन लिविंग सिस्टम में किया जाएगा, क्लियर, नॉन लिविंग सिस्टम में। आलिया तुम लोग तो ज्वाइन करोगे ही ना, तुम लोग तो एग्जिट एग्जाम वाले बैच से हो, तुम लोग तो वैसे भी ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो यूज्ड इन विवो, इन विवो में कौन कौन से हैं भाई, इन विवो में है पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट ऑन, ये लाइन याद रखना, पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट ऑन। पेरेंट से मतलब होता है पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट, कैन से मतलब होता है कॉमेरिन डेरिवेटिव, इन्वेस्ट से होता है इंडेन डाइओन डेरिवेटिव, और ऑन से मतलब होता है अदर्स, है ना। तो इन विवो की बात किया जाए तो लिविंग सिस्टम में एंटीकोगुलेंट दो तरीके के होते हैं, एक पेरेंट्रल, एक ओरल। पेरेंट्रल इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं और ओरल कैविटी के थ्रू खाए जाते हैं, राइट। तो लाइन याद रखना, पेरेंट कैन इन्वेस्ट ऑन, पेरेंट से पेरेंट्रल हो गया, कैन से कॉमेरिन की डेरिवेटिव्स हो गए, इन से हो गए इंडेन डाइओन, और ओ से हो गया अदर्स।
क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब जो पेरेंटल एंटीकोगुलेंट है इसमें कौन कौन सी ड्रग है, इसमें हेपेरिन है, डेनापेरॉइड है, लिपिरुडीन है और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ठीक। अब ओरल एंटीकोगुलेंट में कौमेरिन डेरिवेटिव है, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, बिस हाइड्रोक्सी कौमेरिन जिसको डाई कौमेरॉल बोलते हैं, राइट। दूसरा वारफेरिन सोडियम हो गया, तीसरा एसिनोकौमेरॉल हो गया, एसिनोकौमेरॉल हो गया। इंडेंडाइओन डेरिवेटिव में एक ही ड्रग है, फेनिंडाइओन। कौन सी, फेनिंडाइओन। अदर्स में दो नई ड्रग हैं जो रिसेंटली अभी मार्केट में आई हैं, जिसको बोलते हैं रिवारोक्सोबैन और डेबिगेट्रॉन, रिवारोक्सोबैन और डेबिगेट्रॉन। ठीक। अब इन ड्रग्स को याद कैसे करोगे, इन ड्रग्स को याद करने का तरीका है हाई डेंसिटी लव, हाई डेंसिटी लव किसके साथ, लिपिड के साथ। तो हाई डेंसिटी लव लिपिड क्या करता है, ये बिग वेल एडवेंचर, बिग वेल एडवेंचर और फिनोमिनल रनिंग डॉग। तो हाई डेंसिटी लव लिपिड, बिग वेल एडवेंचर, फिनोमिनल रनिंग डॉग। ये लाइन अगर याद है तो हाई से हेपेरिन हो गया, डेंसिटी से भाई HDL, सिंपल याद रखो HDL है, हेपेरिन, डेनापेरॉइड, एल से लिपिरिडीन और लिपिड से लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बिग वेल एडवेंचर, बिग वेल एडवेंचर में बिस कौमेरिन हो गया, वेल से वारफेरिन हो गया, एडवेंचर से एसिनोकौमेरॉल हो गया। फिर फिनोमिनल रनिंग डॉग हो गया, फिनोमिनल से हो गया फेनेंडाइओन, रनिंग से हो गया रिवारेक्सोबैन और डॉग से हो गया डेबिगेट्रॉन। क्लियर। तो कैटेगरी के लिए पेरेंट कैन इन्वेस्ट ऑन पेरेंट्रल, कौमेरिन डेरिवेटिव, इंडेंडाइओन और अदर्स। और ड्रग के नाम याद करने के लिए हाई डेंसिटी लव लिपिड, बिग वेल एडवेंचर, फिनोमिनल रनिंग डॉग, है ना। इससे यहां तक की ड्रग आ गई। फिर कुछ ड्रग्स हैं जो नॉन लिविंग सिस्टम पे काम करती, इनको कैसे याद करोगे, तो भाई हेवी केमिकल स्टॉप स्टार्ट स्टेनिंग, हेवी केमिकल स्टॉप स्टार्ट स्टेनिंग। हैवी से हो गया तुम्हारा हेपेरिन, केमिकल से हो गया कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, स्टॉप से हो गया सोडियम सिट्रेट, स्टार्ट से हो गया सोडियम ऑक्सिलेट और स्टेनिंग से हो गया सोडियम इडिटेट। तो कह सकते हो कैटेगरी जानने के लिए पेरेंट कैन इन्वेस्ट ऑन, कहां पे, हैवी केमिकल स्टॉप स्टार्ट स्टेनिंग। तो पेरेंट्रल हो गया, कौमेरिन डेरिवेटिव हो गया, इंडेंडाइओन हो गया, अदर्स हो गया। हेपेरिन हो गया कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जिसमें कि स्टॉप स्टार्ट स्टेनिंग, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सिलेट, सोडियम इडिटेट। क्लियर। और ये सारी ड्रग्स के लिए हाई डेंसिटी लव लिपिड, बिग वेल एडवेंचर, फिनोमिनल रनिंग डॉग याद कर लोगे तो सारी कैटेगरी तुमको याद हो जाएंगी। एक एक करके ड्रग याद करोगे तो लगभग असंभव है ना। तुम इससे भी ज्यादा आसान, इससे भी ज्यादा अच्छे न्यूमेनिक्स याद करने के तरीके बना सकते हो। हम लोग भी जब पढ़ते थे तरह तरह के आते थे, दोस्तों के नाम पे याद कर लिया, कुछ लोगों की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती, गर्लफ्रेंडों के नाम पे याद कर लिया, है ना। तो अगल बगल मोहल्ले में किसी के नाम पे याद कर लिया तो चीजें याद हो जाती हैं। मैंने एक छोटा सा तरीका बताया जो मेरे दिमाग में आया है, तुम इसको और इम्फेसाइज और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। इस तरीके से क्लासिफिकेशन याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, अब ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा, क्लासिफिकेशन ही मेन है। अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। यस, हिपेरिन जो है, हिपेरिन अकेली ऐसी ड्रग है जो लिविंग सिस्टम और नॉन लिविंग सिस्टम दोनों जगह काम करती है, ध्यान रहे। इन विट्रो और इन विवो दोनों तरीके से काम करती है हेपेरिन, अकेली ड्रग है, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में ध्यान रहे तुम पढ़ क्या रहे हो, एंटी कोगुलेंट एक्शन, एंटी कोगुलेंट एक्शन, है ना, एंटी कोगुलेंट। तो एंटी कोगुलेंट का काम क्या है,
कोगुलेशन से रोकना। इसका मतलब अब हम पढ़ेंगे क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सभी ड्रग का। तो ये जितनी भी ड्रग हैं ये सब काहे लिए हैं, सिर्फ ब्लड के कोगुलेशन को रोकने के लिए। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन सब का क्या है कॉमन, सब का कॉमन यही है कि ये सब ब्लड के थक्का बनने से रोकेंगे। सबसे आसान तरीका याद करने का, जितनी ड्रग्स हैं सब एंटीकोगुलेंट हैं, यानी सब मिलके एक ही काम करेंगे, ब्लड कोगुलेशन को अलग अलग तरीके से रोकेंगी। चलो भाई देख लेते हैं। तो हेपेरिन पेरेंट्रल की बात करें, हेपेरिन इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन नंबर 3। कौन, एंटी थ्रोम्बिन नंबर 3, इसको इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बिन फैक्टर 2 और फैक्टर नंबर 10 प्रिवेंट हो जाता है, जिससे कि क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता। जिससे अब इसके लिए तुमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्लॉटिंग तुमको पता होनी चाहिए। क्लॉटिंग सिस्टम में जो फैक्टर होते हैं कि फैक्टर नंबर 12 हो गया, 12A हो गया, फैक्टर नंबर 11 हो गया, 11A हो गया, फैक्टर नंबर 9 है, 8 है, फैक्टर नंबर 10 है, फैक्टर नंबर 5 है, फैक्टर नंबर 2 है, राइट। फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ये थ्रोम्बिन अगर इस थ्रोम्बिन, हेपेरिन क्या कर रहा है, ये थ्रोम्बिन नहीं बनने दे रहा है। अगर ये थ्रोम्बिन बन जाए तो थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, इसी थ्रोम्बिन की मदद से फिर फाइब्रिनोजन इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पपड़ी बोलते हैं। कोई घाव हो जाता है तो वहां पपड़ी पड़ जाती है ना, कोई घाव हो जाता है तो वहां पपड़ी पड़ जाती है, ये जो फाइब्रिन है ये वही पपड़ी है। तो हेपेरिन तुम्हारा क्या काम कर रहा है, इस थ्रोम्बिन, और ये पपड़ी पड़ने के प्रोसेस में कौन मदद कर रहा है, ये मदद कर रहा है तुम्हारा थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन जो है क्या करता है, पपड़ी नहीं पड़ने देगा। क्या नहीं पड़ने देगा, पपड़ी नहीं पड़ने देगा। वहीं पे देखो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन क्या काम करता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इस स्टेप को और इस स्टेप को जो लाल हैं इनको इनहिबिट कर देता है। फिर विटामिन के एंटागोनिस्ट हैं, विटामिन के एंटागोनिस्ट हैं, ये इसको और इसको ब्लॉक कर देते हैं। कोगुलेशन याद हो जाएगा तो ये बड़े आराम से तुमको। और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, थ्रोम्बिन को ही याद रहे, अगर ये थ्रोम्बिन को रोक दिया जाए, फाइनली देव सब काम अपनी जगह, अगर थ्रोम्बिन को रोक दिया जाएगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होगी। हाँ भाई, फिर देखो अभी हमने बताया आपको हेपेरिन क्या काम कर रहा है, एंटी थ्रोम्बिन एक्शन कर रहा है, यानी थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहा है, विच इनहिबिट द थ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 2। अब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो हमने अभी आपको बताया, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन क्या करता है, फैक्टर नंबर 10A मोर देन थ्रोम्बिन, शुरुआत में ही फैक्टर नंबर 10A, दे आर इजियर डोज, डू नॉट रिक्वायर्ड रूटीन मॉनिटरिंग। फैक्टर नंबर 10 की बात की जा रही है, कहां गया भाई, फैक्टर नंबर 10 को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। फैक्टर 10 जब इनहिबिट हो जाएगा थ्रोम्बिन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर डायनापेरॉइड की बात किया जाए, ये भी इनहिबिट कर देते हैं फैक्टर नंबर 10A को, जिसकी वजह से थ्रोम्बिन पे मिनिमल इफेक्ट जाता है। वैसे भी थ्रोम्बिन बनने नहीं पाता, और थ्रोम्बिन नहीं बने, हमने कहा ना थ्रोम्बिन पे फोकस करो, थ्रोम्बिन नहीं बनने दो। फैक्टर देखो बिट्टू कुमार, अगर फर्स्ट ईयर में तुमको क्लॉटिंग नहीं समझ में आई तो फैक्टर नहीं समझ में आएंगे, राइट, क्योंकि यही फैक्टर हैं जो हमारे शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। तो या तो एक तरीका यह है कि ब्लड क्लॉटिंग पहले समझ लो, दूसरा तरीका यह है कि इसको फिर रट लो, या फिर एक काम करो सबके सामने बस यही करते जाओ कि इनहिबिट 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 ब्लड कोगुलेशन, इनहिबिट ब्लड कोगुलेशन विद द हेल्प ऑफ एंटी थ्रोम्बिन इफेक्ट, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर नंबर 10 डायनापेरॉइड, फैक्टर नंबर 10 लेपुराइड क्या है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। अब लेपुरिडिन क्या कर रहा है, लेपुरिडिन क्या कर रहा है, ये सीधा थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर दे रहा है, सीधा थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर दे रहा है, इसी को नहीं बनने दे रहा है, इसी को नहीं बनने दे रहा। थ्रोम्बिन इनहिबिटर बोलते हैं इसको, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। कोई पूछ ले एंटीकोगुलेंट में डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर कौन सा है, दैट इज लिपुरिडिन। फिर वॉरफेरिन की बात किया जाए तो वॉरफेरिन क्या काम करता है, ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, विटामिन के क्या है,
है ना, ठीक है। विटामिन फर्स्ट ईयर की क्लास देख लो, मैंने भी शॉर्ट में ही बताया है। कौन है? साक्षी। क्लियर? तो वारफेरिन क्या है? वारफेरिन विटामिन के विटामिन के इनिशिएटिंग जो फैक्टर्स हैं उनको क्या करती है? इनहिबिट कर देती। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो है, सेकंड हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इनको इनहिबिट कर देती, जिसकी वजह से, ठीक, ओके। फिर एसिनोकोमेरल की बात किया जाए, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी यही काम करता है, ये विटामिन के को एंटागोनाइज कर देता है। इंडेन डाइओन डेरिवेटिव सिमिलर टू कोमेरिन इनहिबिट द विटामिन के डिपेंडेंट, यानी कि वारफेरिन, एसिनोकोमेरिन और इंडेन डाइओन डेरिवेटिव्स, ये तीनों मिलके क्या काम कर रहे हैं? ये तीनों मिलके एंटागोनाइज कर रहे हैं। किसको एंटागोनाइज कर रहे हैं? विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर को, जो कि है 2, 7, 9, 10। 2, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10। ये तीनों ड्रग, वारफेरिन, एसिनोकोमेरॉल और इंडेन डाइओन डेरिवेटिव, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? इन्हीं को इनहिबिट कर रहे हैं। फिर जो नई ड्रग्स आई हैं, रिवारोक्साबैन और डेबिगेट्रिन, ये क्या काम करते हैं? इनहिबिट द फैक्टर नंबर 10 ए प्रिवेंटिंग थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्लॉट का डेवलपमेंट नहीं होगा। डिबागेट्रिन क्या कर रहा है? डिबागेट्रिन डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, यानी रिवारोक्साबैन क्या कर रहा है? फैक्टर नंबर 10 के थ्रू क्लॉट नहीं बनने दे रहा है। और डिबागेट्रिन क्या काम कर रहा है? यस, सभी ड्रग में एक ही काम हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग। भाई एंटीकोगुलेंट है ना, तो इन सबके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे? इन सबके फार्माकोलॉजिकल एक्शन होंगे ब्लड क्लॉट को रोकना। कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम एडिटेट, ये सब काम क्या कर रहे हैं? एजेंट बाइंड विद कैल्शियम आयन। ये क्या है? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हैं। ये कैल्शियम आयन को क्या कर लेंगे? बाइंड कर लेंगे। और कैल्शियम आयन के बिना ब्लड का कोगुलेशन संभव नहीं है। तो ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कैल्शियम आयन को बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेशन नहीं होने पाता। कौन कौन से हैं? सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट और सोडियम इडिटेट। तो ये सबसे ज्यादा आसान हो गया। ओके, फिर बात करते हैं इन विवो में उपयोग होने वाले, है ना, इन विवो, वही चीज हिंदी में आ गई जो हमने अभी अंग्रेजी में बताया। पेरेंट्रल हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 की गतिविधि को बढ़ाता है, जो कि थ्रोम्बिन फैक्टर 2A और फैक्टर 10A को रोकता है, जिससे थक्का नहीं बन पाता। तो जो हमने अभी अंग्रेजी में समझाया उसी का ये हिंदी है। डोज की बात की जाए तो हेपेरिन की इनिशियल डोज जो होती है आईवी बोलस 80 यूनिट पर केजी के हिसाब से इंसान का कैलकुलेट कर लो। अगर 1 केजी का है तो 80 यूनिट देते हैं, उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। शुरुआत में 80 यूनिट पर केजी देते हैं, और जब एक बार लोडिंग डोज हो जाती है तो फिर 18 यूनिट पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके पेशेंट को दी जाती है डोज। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की बात करें तो डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस 40 mg सबक्यूटेनियस दिया जाता है, और डीवीटी पीई ट्रीटमेंट के लिए 1 mg पर केजी सबक्यूटेनियसली 12 घंटे के लिए दिया जाता है। वारफेरिन की बात की जाए तो इनिशियल डोज 5 से 10 mg रोज दी जाती है, शुरुआत के 2 दिन, बाद में डोज घटा दी जाती है। डिबागेट्रिन की बात किया जाए तो 150 mg दिन में 2 बार दी जाती है। रिवारोक्साबैन की बात किया जाए तो 15 mg दिन में 2 बार, शुरुआत के 21 दिन और बाद में 20 mg, यानी बाद में डोज थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। इंडिकेशन कब दे सकते हो? किसी का हार्ट वॉल्व प्रोस्थेटिक है, मींस आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल वॉल्व बनाई गई है किसी के शरीर में, बनाई गई है किसी के शरीर में, है ना, मींस आर्टिफिशियल वॉल्व लगाई गई है, तो उस केस में अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो समस्या हो सकती है, तो फिर एंटीकोगुलेंट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, अगर किसी बंदे को हाई रिस्क है स्ट्रोक का, मींस हार्ट कोलैप्स करने का डर है, तो उसको एंटीकोगुलेंट देते हैं। अगर किसी को मेडिकल प्रोसीजर के दौरान
अगर उसका जो ब्लड है वो गाढ़ा है तो एंटीकोगुलेंट देते हैं, क्योंकि मेडिकल प्रोसीजर यानी सर्जरी के दौरान कहीं पर भी ब्लड क्लॉट हो गया तो समस्या है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अगर किसी की हार्ट को जो ब्लड लेके जाती है, उस ब्लड वेसल में अगर कहीं पे ब्लड क्लॉट हो रहा है तो फिर उसको एंटीकोगुलेंट देते हैं, है ना। किसको नहीं देते हैं? किसी के शरीर में एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही है, अगर एंटीकोगुलेंट दे दोगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी तो बंदा ऐसे ही मर जाएगा। अगर किसी को एंटीकोगुलेंट से हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देते, किसी का रेनल इंपेयरमेंट किडनी खराब है तो नहीं देते, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो नहीं देते, कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो नहीं देते, किसी को की सर्जरी या ट्रॉमा अगर होने वाला हुआ है, मींस कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको नहीं देते। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ऐसे लोगों को नहीं देते। तो इस तरीके से हमारा एंटीकोगुलेंट खत्म हो गया। कल हम लोग देखेंगे एंटी प्लेटलेट एजेंट, यानी बोला जाए तो ब्लड मींस जो प्लेटलेट को एक साथ जुड़ने नहीं देते, यानी ब्लड थिनर का काम करते हैं एंटी प्लेटलेट। जैसे हम एस्प्रिन के बारे में बताते हैं कि किसी का ब्लड मोटा हो जाता है तो उसका एस्प्रिन का इस्तेमाल करना चाहिए ब्लड को पतला करने के लिए, तो कल हम ब्लड थिनर के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुख्य ड्रग जो हमारी होगी वो एस्प्रिन होगी। ओके, चलो भाई, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, और बाय।